हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप्स आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज के इस वीडियो में हम आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए जिन्होंने हिस्ट्री डिसिप्लिन का, आप देखो हिस्ट्री का जो पेपर है ना, नॉन वालों का बता रही हूँ मैं, हिस्ट्री का पेपर आपका आ चुका है। 26 तारीख को आपका पेपर है, राइट। मंडे से आपके एग्ज़ाम्स वगैरह शुरू भी है और काफ़ी बच्चों के पेपर्स वगैरह तो हो भी चुके हैं, स्टार्ट हो चुका है। तो अब एग्ज़ाम का टाइम फिर से आ गया, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो पढ़ा है बस इसको रिवाइज़ करो। तो इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस वीडियो में ये क्वेश्चंस वो है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये वीडियो हम आराम से करेंगे, चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये वीडियो आपने कर रखी है तो एग्ज़ाम में डेफिनेटली बता रही हूँ आपके 15 से 20 से 25 नंबर आपके हाथ में है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया ज़रूर जा सकता है बट आएगा ज़रूर ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है और अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर के आप सर्च करना फ्री स्टडी DM23। जैसे ही आप पे सर्च करोगे आपके हमारे चैनल का यूज़र नेम मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप इससे ज्वाइन कर सकते हो। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे वहाँ पर पूछ भी सकते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो क्वेश्चंस एक आता है आपका अकबर की राजपूत नीति। अकबर इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, जो यूनिट 1 है ना आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत वाला। दिल्ली सल्तनत से बहुत बार प्रश्न और पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अकबर की राजपूत नीति आपको यहाँ पर बतानी है। अकबर की राजपूत नीति क्या है। अब अकबर की जब भी राजपूत नीति पूछ ली गई या राजपूतों के साथ संबंध कैसे थे ये पूछ लिया गया, तो इसको कुछ इस टाइप से आपको एक्सप्लेन करना होगा। सबसे पहले भूमिका बनानी है किसी भी प्रश्न को 3 भागों में बांट के, ठीक है ना। मुगलों के काल में अकबर को महान सम्राट के नाम जाना जाता था क्योंकि उन्होंने मुगल काल में अपने क्षेत्र का विस्तार किया और सही ढंग से मुगल साम्राज्य की स्थापना की। किसने की? अकबर ने। अकबर ने राजपूतों के साथ अपना संबंध बहुत अच्छा बनाया। उन्होंने सभी के साथ समानता का व्यवहार किया। उनके इसी व्यवहार के कारण उन्होंने अपनी सकारात्मक छवि बनाई और साथ ही अपनी सभी धर्मों को समान बनाया। इसके अलावा राजपूतों के कन्या के साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध भी बनाए, जिसके कारण उनके राजपूतों के साथ संबंध अलग अलग स्तर पर देखे गए। तो इस तरीके से ये तो भूमिका मैंने अपनी तरफ से बनाई है, इसी तरीके से आपको भी भूमिका बनानी है। और आपको पता है भूमिका और एक निष्कर्ष यही दोनों होता है बच्चे का अपना होता है, खुद का लिखा हुआ। तो एग्जामिनर इस पे फोकस करता ही करता है। अगर ये जितना क्लीन और टू द पॉइंट लिखोगे एग्जामिनर उतना इम्प्रेसिव होगा। उतना लिखने के बाद इस टाइप से बता देना। आइए अब हम समझते हैं विस्तार से कि अकबर की राजपूत नीति कैसी थी, जो कुछ इस प्रकार है। उतना करने के बाद यहाँ पर एक डायग्राम बना देना। सॉरी मैंने टेलीग्राम बोला, डायग्राम बना देना। अकबर का राजपूतों के साथ संबंध। अब राजपूतों के साथ उनका 3 स्तर पर ज़्यादातर संबंध देखा गया। एक था वैवाहिक, दूसरा मित्रता और युद्ध। वैवाहिक कहता है कि वो अपनी बेटी वगैरह से, मतलब राजपूतों की बेटी वगैरह से विवाह कर लेता था। मित्रता होती थी और युद्ध के कारण भी उनसे संबंध बनते थे। देखो राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध कैसे, अकबर ने अपना विवाह जो है जोधाबाई जो कि राजपूत की बेटी थी उनसे की, और अकबर ने अपने बेटे सलीम का भी बेटा किसी एक राजपूत कन्या के साथ ही करवाया था। मित्रता कैसे संबंधित होती है, मित्रता करते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर देते हैं। जो देखो मैं बता देती हूँ, जो अकबर थे, अकबर के 9 रत्न थे, यानी कि जो उसके दरबार में 9 मंत्री थे ना, उनमें से एक मंत्री था राजपूत। उनमें से एक मंत्री कौन था? राजपूत। और दूसरी तरफ अकबर ने क्या किया था, अकबर ने ये था कि सभी धर्मों को बिल्कुल समान मान रखा था। कोई धर्म उसके लिए बराबर नहीं। अगर वो मस्जिद में जा रहा है पूजा करने तो मंदिर में भी आएगा, समझ रहे हो। तो हिंदू और मुस्लिम उसके लिए सब बराबर थे। तो इसने धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करी, इस वजह से भी मधुर संबंध देखे गए। एक दूसरा प्रश्न इसी तरीके से एक और प्रश्न लिख सकते हो कि प्रशासन में राजपूतों का सहयोग था। प्रशासन में राजपूतों का सहयोग कैसे था, जो मैंने अभी आपको बताया 9 मंत्री थे उसके, 9 रत्न अकबर के, उनमें से एक मंत्री कौन था? राजपूत में से था। तो प्रशासन में सहयोग मिला। दुर्ग में हेरा फेरी, अब इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे सुनो। दुर्ग में हेरा फेरी कैसे होती थी? दुर्ग में हेरा फेरी ये होती थी कि जो मुगल थे, यानी कि जो अकबर था, अकबर क्या करता था ना, मुगल क्या करते थे, राजपूतों को कहते थे कि आप मुझे अपना दुर्ग दे दो। दुर्ग का मतलब होता है किला। आप मुझे अपना कोई किला दे दो, उसके बदले में आपको ज़मीन दे दूंगा। यानी कि दुर्ग के बदले में वो ज़मीन दे देते। तो दुर्ग तो किला होता है। अब मुगल को अगर कोई किला मिल रहा है, दुर्ग मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? उसके साम्राज्य का विस्तार हो रहा है।
और इधर उनको राजपूतों को ज़मीन मिल रही है, तो इस वजह से उनका साम्राज्य भी विस्तार हुआ और राजपूतों के अधीन भी रहे वो। छठा पॉइंट कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, राजपूतों की शक्ति का भी उन्होंने प्रयोग किया। जैसे महाराणा प्रताप थे, इनकी शक्ति का उन्होंने प्रयोग करके राजपूतों पर विजय प्राप्त की, क्योंकि महाराणा प्रताप उनके 9 रत्नों में शामिल थे। जब कोई राजपूत नहीं मानता था तो वो अपने महाराणा प्रताप को बोलते थे और उन्हीं के सहारे उनको बोलते थे कि आप हमारे अधीन रहो, ताकि राज्य हमारा हो जाए। और राजपूतों को भेंट वगैरह भी मिलती थी, सलाम वगैरह देते थे, तो इस वजह से भी राजपूतों पर उनका प्रभाव अच्छा था। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार बताएं। ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार, हर बार एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार बताओ। भूमिका कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत से ही प्रश्न है, वो भी ये भी। दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर के उत्तर भारत तक फैला हुआ था। भूमिका कुछ इस प्रकार से बनानी है कि क्वेश्चन के दायरे में ही रह करके आप बोलो। इन्होंने एकता प्रणाली को खत्म किया, साथ ही घोड़े पर जो निशान की प्रथा थी और सैनिकों में हुलिया की जो लिखने की प्रथा थी उसकी भी शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसी के साथ उन्होंने बहुत से सामाजिक सुधारों के साथ अपने अपने आर्थिक सुधार भी किए, जो कुछ इस प्रकार है जिसे हम विस्तार से पढ़ सकते हैं। ये लिखने के बाद आप एक डायग्राम बनाओगे आर्थिक सुधार करके। अब आर्थिक सुधार उन्होंने 2 स्तर पर किए थे, एक कहते हैं बाजार नियंत्रण नीति और एक की थी बाजार की खुद स्थापना। यानी कि एक बाजार नियंत्रण नीति जो उनके टाइम पर बाजार था, उनसे पहले उस पर कुछ परिवर्तन किए थे और अपना एक खुद का बाजार भी उन्होंने बनवाया था। ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ से ये आपको अच्छे से बताना है। अब बाजार नियंत्रण नीति में उन्होंने क्या क्या किया था, ये देखो। बाजार नियंत्रण नीति में कुछ भी नहीं कहते, उन्होंने सेना की सुविधा के लिए नीति बनाई थी, जिसमें कुछ सिद्धांत अपनाए थे। पहला सिद्धांत ये था कि उत्पादन के लागत पर ही मूल्य निर्धारित होगा, यानी कि जितनी उत्पादन है उसी के हिसाब से मार्केट में उसका प्राइस होगा, मूल्य होगा। जिससे कई बार होता था कि मार्केट में सामान बहुत सारा है, ठीक है, बाजार में सामान बहुत है, लेकिन उसे कोई पूछ नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या होगी, डिमांड कम होगी। ठीक है ना, डिमांड कम होगी और जो वस्तु है, जो सामान है, उसका प्राइस भी कम होगा। जब कोई पूछेगा नहीं तो उसको प्राइस तो कम लेगा। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि उत्पादन उतना ही है जितना डिमांड है, जिससे उसका प्राइस भी वही रहे, मूल्य के आधार पर ही निर्धारित हो। वस्तुओं की पूर्ति के लिए इन्होंने बाजार की स्थापना की। बाजार नियंत्रण में वस्तुओं की पूर्ति के कुछ सिद्धांत बनाए उन्होंने। व्यापारियों का पंजीकरण करवाया। उन्होंने कहा बाजार में वही व्यापारी व्यापार कर सकेगा जिनका पंजीकरण हो। पंजीकरण मतलब जैसे आधार कार्ड वगैरह जो हम आज के टाइम पे मंगाते हैं, वैसे ही ये पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन जिसको बोला जाता है। ठीक है ना। उसके अलावा राशन व्यवस्था उन्होंने अपना रखी थी। जो गरीब लोग थे उनको राशन भी मिलता था। बाजार निरीक्षकों की नियुक्ति की थी। निरीक्षक का मतलब क्या होता है, समूह जो उसकी रक्षा करता है, सेवा करता है। वो कौन कौन से 2 समूह थे, एक था दीवान रियासत और एक था दीवान मंडी। एक था दीवान रियासत और एक था दीवान मंडी। बाजार निरीक्षकों की इन्होंने अलाउद्दीन ने क्या की थी, नियुक्ति की थी, ताकि बाजार को ये अपनी निगरानी में रखे। और अगर कोई व्यापारी बिना पंजीकरण के व्यापार करता है तो उसको कठोर दंड भी मिलता है। तो ये था बाजार नियंत्रण नीति। अब देखो बाजार की स्थापना उन्होंने कैसे की थी। नए बाजार में उन्होंने मंडी बनाई, जिसमें अनाज की अलग मंडी थी। सराया अदल था, जिसे कपड़े का बाजार बोल दिया गया। सराया अदल क्या था, कपड़े का बाजार, और अनाज का बाजार भी था, जिसको मंडी बोला गया। घोड़े, दासों और मवेशियों का बाजार बनाया, और उसके अलावा अन्य सामान्य बाजार जिसके अंदर बाकी सारे और भी सामान मिलते हैं। तो इस तरीके से बाजार की स्थापना की अलाउद्दीन खिलजी ने। क्लियर हो गया है, ये प्रश्न भी कर लोगे आप। एक प्रश्न और पूछा जाता है यूनिट 6 से जो समाज संस्कृति वाला प्रश्न था, वो था कबीर को लेकर के। प्रश्न ये हो जा सकता है कि मध्यकालीन समाज में कबीर के योगदान क्या आता है, ये बताने होंगे। तो कबीर के बारे में थोड़ी सी भूमिका बता देना कुछ इस टाइप से कि 15वीं सदी में कबीर जो थे भारतीय रहस्यवादी कवि थे और संत थे, जिनके जन्म को लेकर इतिहासकारों के बीच खुद मतभेद चल रहा है कि इनका जन्म सही में कहाँ हुआ था। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के उदय ने समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखा, और कबीर जी का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1440 में। कबीर जी ने अपने जीवन में जो कविताएं लिखी, उसका प्रभाव समाज में काफ़ी स्तर पर दिखा। आइए कुछ निम्नलिखित तथ्यों द्वारा समझते हैं कि कबीर जी के योगदान को, जो कुछ इस प्रकार है। इतना पढ़ाने के बाद भी अगर आपको अभी भी भूमिका बनाने में दिक्कत हो रही है, तो बच्चों आपको सिलेबस थोड़ा सा और पढ़ लो, कंटेंट थोड़ा सा और ध्यान दे लो, तभी बना पाओगे। क्योंकि भूमिका और निष्कर्ष सबसे ईजी है, अगर एक बार आ गया आपको बनाना तो कुछ मुश्किल नहीं है। एग्जाम क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ उसका एक टॉपिक निकाल लो, इंट्रो लिख दो बस,
ठीक है ना। तो इतना करने के बाद आप आराम से अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर लोगे। इसीलिए मैं बोलती क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ो। 1 से 2 बार आप पढ़ोगे तो माइंड में ऑटोमेटिक आपके उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। और एग्ज़ाम में इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप पहले सोचो फिर लिखो, है ना। एक एक क्वेश्चन को आपको 6-6 8-8 पन्नों में लिखना होता है। और हिस्ट्री है, जितना खींच सकते हो उतना खींचो, ऐसा है। कबीर जी के योगदान को कुछ इस प्रकार से बता सकते, थोड़ा सा ब्लर है यहाँ पर, थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं जूम कर देती हूँ। हाँ, ईश्वर निराकार है ये उन्होंने कहा, जाति अवस्था का विरोध किया, परमात्मा एक ही है यानी ईश्वर एक है। सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने, पर्दा प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, तीर्थ यात्रा का विरोध। तीर्थ यात्रा का विरोध ये मतलब ये नहीं है कि तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए उन्होंने मना किया, नहीं। इनके टाइम पर क्या होता था कि तीर्थ यात्रा पर जो भी व्यक्ति जाता था उनसे लिया जाता था कर, यानी कि टैक्स। तो उन्होंने कर को लेकर के विरोध किया था कि टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए अगर भगवान की आस्था से कोई जा रहा है तो। आडंबरों का इन्होंने विरोध किया, मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने कुछ राह बताया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अधिकार के बात बताए। तो ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद कुछ इस टाइप से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टाइप से आप लिख दोगे और अंत में क्या लिखोगे, एक छोटा सा निष्कर्ष। निष्कर्ष आपका खुद का होना चाहिए और इस बार मैंने निष्कर्ष नहीं लिखा, आप खुद लिखोगे। तो ये था फिलहाल इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन ऐसे किए हैं जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, राइट। तो अब आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए। होप्स ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाना। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी टाइप से और क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स टू बीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक।